हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं चैप्टर फर्स्ट के। तो चैप्टर फर्स्ट का आज हम पार्ट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन अर्थात ऊर्जा संरक्षण जो है, वह आपके डिप्लोमा के फोर्थ सेमेस्टर के सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। एक आपका एनर्जी कंजर्वेशन है, एक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड है। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा के सभी ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो इसका आज हम चैप्टर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट यानी इसमें कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो देखिए, पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ भी आपको एक दिन के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए। इसमें पूरा आपको बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, लेकिन पीडीएफ में आंसर आपको नहीं दिया रहेगा, ओनली पीडीएफ ही मिलेगा। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की कुल मात्रा होती है। जो प्राइमरी एनर्जी होती है उसमें जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें उसकी मात्रा कितनी होती है। जो भी आपकी प्राइमरी एनर्जी होती है उसमें फॉसिल फ्यूल्स की मात्रा या जीवाश्म ईंधन की मात्रा कितनी होती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें प्राथमिक एनर्जी आखिर होती क्या है। देखिए, एक होता है प्राइमरी एनर्जी, एक होता है सेकेंडरी एनर्जी, और कमर्शियल होता है, नॉन कमर्शियल होता है, एक होता है अक्षय ऊर्जा, एक होता है क्षय ऊर्जा। ओके, तो ये सब हमने आपको थ्योरी पार्ट के माध्यम से बताया था, लेकिन उसके बाद ही आपका ये न्यूज़ आ गया कि एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसलिए हमने आगे की वीडियोज़ को कंटिन्यू नहीं किया था। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा थियरी अगर हम पढ़ते चलेंगे तो थोड़ा आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ओके, तो आपकी जो प्राइमरी एनर्जी होती है अर्थात प्राथमिक ऊर्जा होती है, वो क्या ऊर्जा होती है, वो कैसी ऊर्जा होती है। तो देखिए, जो भी एनर्जी आपकी प्रकृति में पाई जाती है या प्रकृति में पहले से ही स्टोर की गई होती है, उसी को हम लोग प्राथमिक एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोयला हो गया, तेल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गए, बायोमास जैसे कि लकड़ी हो गया, ये सब आपकी प्राथमिक एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। तो जो प्राथमिक एनर्जी होती है उसमें जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसमें लगभग आपकी जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसमें लगभग आपकी 85% होता है। प्राइमरी एनर्जी में जीवाश्म ईंधन की मात्रा लगभग 85% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 85% जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वह प्राइमरी एनर्जी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता। तो अक्षय ऊर्जा क्या होता है, अक्षय ऊर्जा क्या होता है, अक्षय ऊर्जा क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, जो ऊर्जा अटूट है जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, ओके, वो आपका आता है अक्षय ऊर्जा में। तो देखिए, सोलर एनर्जी इसको तो आप नष्ट नहीं कर पाएंगे, हवा भी है, जियोथर्मल एनर्जी। तो जो आपका यहाँ पे कच्चा तेल है यानी जो क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल या जिसे कच्चा तेल बोलेंगे, ये जो है यह अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल, यह जो होता है यह अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है। ओके, एग्जाम आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, तो आप लोग जो भी चाहें, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगे आप लोग चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है कि तेल समकक्ष के टन यानी टरेन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट होता है, तेल समकक्ष के टन बराबर होता है। तो ये देखिए, ये क्या होता है। जो तेल समकक्ष का टन दिया है, ये जो होता है आपका एक जो इंटरनेशनल एजेंसी होती है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होती है, वो इसको डिफाइन करती है। ओके, जैसे कि आपका कोई भी अगर स्टैंडर्ड्स होता है, कोई कंपनी को स्टैंडर्ड्स मिलता है, अब मान लीजिए जैसे कि नोकिया को अलग स्टैंडर्ड मिला है, सैमसंग का अलग स्टैंडर्ड है मोबाइल फ़ोन की दुनिया में, ऐसे ही जो आपके तेल होते हैं इन सब का भी एक अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, इनकी भी अलग अलग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसियाँ होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो 1 TOE यानी 1 टन ऑफ ऑयल जो होता है इक्विवेलेंट होता है किसके, वह होता है आपका 10 × 10⁶ किलो कैलोरी के बराबर होता है। 11,630 किलो वाट किलो मेगावाट पर आवर होता है। ओके,
41,870 और मेगावाट आवर्स होता है, सॉरी मेगावाट जूल्स होता है। ओके, और इसमें आपका होता है उपरोक्त सभी। तो ये जो है तीनों आपका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो आपका 1 TOE होता है, 1 TOE इक्वल टू होता है 10 × 10⁻⁶ KCal, 11,630 kWh, 41,870 mJ। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो 1 TOE होता है वह इन तीनों के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस ईंधन में GCV और NCV के बीच का अंतर सबसे अधिक होता है। GCV और NCV, इसको समझते हैं। GCV क्या होता है, देखिए बताते हैं। GCV का मतलब होता है ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू ये क्या होता है, ये होता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अ यूनिट ऑफ नेचुरल गैस। मतलब जो GCV होता है ये होता है कि अगर हम एक यूनिट नेचुरल गैस को कंप्लीटली जला देते हैं तो उससे जो आपका हीट रिलीज होता है उसे GCV बोलते हैं। NCV क्या होता है, NCV का मतलब होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम बोलते हैं लोअर हीटिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो होता है इसमें जो हीटिंग वैल्यू का मान होता है वो वाटर के वेपोराइजेशन के अंतर्गत मापा जाता है। इसमें भी नेचुरल गैस की आवश्यकता पड़ती है। तो GCV में भी नेचुरल गैस की आवश्यकता पड़ी और NCV में भी पड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अर्थात किस ईंधन में GCV और NCV के बीच का अंतर सबसे अधिक होता है, तो नेचुरल गैस में GCV और NCV के बीच का अंतर सबसे अधिक होता है। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि GCV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान से सुन लीजिए। GCV का फुल फॉर्म होता है ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू। NCV का मतलब होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे आप बोलते हैं लोअर हीटिंग वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे पूछा भी जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि 1 किलोग्राम लकड़ी में 15% नमी है और 7% हाइड्रोजन है, तो 1 किलोग्राम लकड़ी के पूर्ण दहन के दौरान कितना पानी वाष्पित होगा। तो देखिए इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम जो हाइड्रोजन है वह कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा। लकड़ी का तो मॉइस्चर है ही, इसमें नमी है ही, तो इसको निकालना नहीं है, निकालना है केवल आपको हाइड्रोजन के लिए। तो हम बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। ओके, जैसे कि अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन देख लें, अगर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में हमारा कितना वाटर मिल रहा है, तो इसको हम करेंगे तो आएगा 18/2 यानी 9 किलोग्राम ऑफ वाटर। 9 किलोग्राम ऑफ वाटर। अब आप लोग कहेंगे 18/2 क्यों किए हैं, तो देखिए आपका जल के लिए हो रहा है, मॉइस्चर्स के लिए। ओके, तो आपका ये हो गया H2O के लिए। तो इसका अगर हम परमाणु भार देखें तो क्या होगा, 2 × 1 + 16, तो ये 18 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, एक हाइड्रोजन के लिए, ये तो हाइड्रोजन के लिए निकला है, तो एक हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, 18/2 कर लेंगे, तो आपका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन के लिए आया है 9। इसीलिए अगर हम 7% हाइड्रोजन के लिए देखें, ध्यान से सुनिए, अगर हम 7% हाइड्रोजन के लिए देखें तो सबसे पहले इसको हम क्या करें, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यानी 1 किलो का 1 किलो का अगर हम निकालें 7/100, तो यह आपका आ जाएगा 0.07, ये आपका हाइड्रोजन का हो गया है। 1 किलो का अगर हम लकड़ी के लिए निकालें तो 15/100 यानी आपका आ जाएगा 0.15। ओके, तो जल का तो वही रहेगा, लकड़ी का वही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन का जो है उसमें 9 आया है, 18/2 यानी 9 आया है, तो इसमें करेंगे 0.07 × 9 बराबर आपका आ जाएगा 0.63। तो 0.63 + 0.15 जोड़ेंगे, तो 0.63 + 0.15 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 0.17।
आपका आ जाएगा क्या, 0.78 आ जाएगा। 0.63 प्लस 0.15 जोड़ देंगे तो आपका 0.78 किलोग्राम आ जाएगा। वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो एनर्जी कंजर्वेशन में पूछना नहीं चाहिए, बट अगर पूछ लेता है तो आप लोग सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.78। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानक वायुमंडलीय दबाव पर सैचुरेटेड वाटर की स्पेसिफिक एंथैल्पी 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना होता है। तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। जो भी आपका मानक वायुमंडलीय दाब पर सैचुरेटेड वाटर की जो स्पेसिफिक एंथैल्पी होती है वह 50 डिग्री टेम्परेचर का लगभग आपका होता है। कितना होता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 50। ओके, 50 डिग्री सेल्सियस पर आपका 50 होगा। इसको रट लीजिएगा, सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ऊर्जा स्रोत जो अटूट होता है उन्हें कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया जो अटूट होता है वह आपका अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। इसे आप लोग नष्ट नहीं कर सकते। तो ऊर्जा स्रोत जो अटूट है उसे हम लोग बोलते हैं अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संयंत्र ऊर्जा प्रदर्शन की गणना के लिए निम्न में से कौन सा डेटा आवश्यक नहीं है। यानी जो संयंत्र ऊर्जा प्रदर्शन हम लोग करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज का हम दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसकी गणना के लिए कौन सी डेटा की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो उत्पादन हो रहा है उसका तो पड़ेगा आवश्यकता आपको, और ये है रेफरेंस ईयर्स प्रोडक्शन, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी आपको। संदर्भ वर्ष ऊर्जा उपयोग जो भी आपकी एनर्जी का यूज किया जा रहा है उसका भी उपयोग पड़ेगा। लेकिन जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है संयंत्र ऊर्जा प्रदर्शन की गणना करते समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि संयंत्र ऊर्जा प्रदर्शन की गणना करने के लिए क्षमता उपयोग का यूज नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लेना है। जब इजीली साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है। और जो फिलो ऐप है वह आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। सो गाइस इट्स दैट सिंपल। इफ एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप लोग इस दिए गए कोड को फिलो ऐप में अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप प्रीमियम भी लेते हैं फिलो ऐप का तो भी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो आप लोग इस कोड को अप्लाई ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है कि तेल के टन के बराबर में ईंधन की जो प्राथमिक ऊर्जा सामग्री को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित रूपांतरण कारकों में से कौन सा उपयुक्त है। तो अभी तक आपका यह क्वेश्चन एक बार ऊपर और आया था कि 1 TOE किसके बराबर होता है, लेकिन ये नहीं लिखा था कि किस एनर्जी के लिए। यहाँ पे लिखते हैं कि प्राथमिक एनर्जी के लिए। तो जो प्राथमिक एनर्जी के लिए होता है 1 TOE होता है वह बराबर होता है 41.870 GJ। ओके, 41.870 GJ मतलब गीगा जूल्स के बराबर होता है 1 TOE इक्वल टू। ओके, 1 TOE इक्वल टू 41.870 गीगा जूल्स होता है प्राइमरी एनर्जी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये कह रहा है कि सौर प्रणाली द्वारा भाप और पानी गर्म पानी के उत्पादन का रिप्लेसमेंट किसका उदाहरण है। मतलब अगर हम सोलर एनर्जी के द्वारा भाप और गर्म पानी का जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें इसका रिप्लेसमेंट का उदाहरण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा प्रतिस्थापन यानी एनर्जी सब्स्टिट्यूशन। ओके, आखिर एनर्जी का ही तो इसमें उत्पादन किया जा रहा है, भाप पानी से भाप बन रहा है। ओके,
ओके, सोलर प्रणाली द्वारा भाप और गर्म पानी के उत्पादन का प्रतिस्थापन किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रतिस्थापन, एनर्जी सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो हमने आपको बताया था प्राथमिक एनर्जी जो है पहले से ही अवेलेबल रहती है आपके एनवायरनमेंट में। तो देखिए इसका राइट आंसर बिजली, क्योंकि बिजली को हम लोग बनाते हैं, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी एनर्जी होती है। ओके, इसे आप लोग वाणिज्यिक एनर्जी यानी कमर्शियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली, जो कि प्राइमरी एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशिष्ट ऊर्जा खपत का उल्लेख नहीं करता? विशिष्ट ऊर्जा खपत यानी जो स्पेसिफिक एनर्जी कंबस्शन जो होता है उसका उल्लेख कौन नहीं करता है? तो देखिए इसकी सबसे पहले तो यूनिट जानना चाहिए। जो स्पेसिफिक कंबस्शन एनर्जी होता है उसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर पर टन भी होता है, किलो कैलोरी पर टन भी होता है, ओके, किलो जूल पर केजी भी होता है। लेकिन जो किलोग्राम पर किलो कैलोरी है यह जो होता है स्पेसिफिक हीट एनर्जी की यूनिट नहीं होती है। तो इसमें भी यही कहा है कि उल्लेख नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलो जूल पर किलो कैलोरी। ओके, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऊर्जा स्रोत जो या तो पाए जाते हैं या प्रकृति में पहले से संग्रहित हैं। तो हमने आपको अभी बताया था जो प्राइमरी एनर्जी होता है वह एनवायरनमेंट में पहले से ही अवेलेबल है। ओके, तो यह आपका हो जाएगा प्राइमरी एनर्जी सोर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है? तो देखिए जो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है, पहले तो वाणिज्यिक एनर्जी के बारे में जानना चाहिए, कमर्शियल एनर्जी के बारे में। तो ऐसी एनर्जी जो बाजार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहती है उसको हम वाणिज्यिक एनर्जी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका बिजली भी होता है, कोयला भी अवेलेबल है, तेल में आपका पेट्रोलियम होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा है तो आप लोग इसको छोड़िए, ये गलत हो गया। यहाँ पर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। ये आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड है, बिजली तो पाया ही जाता है, कोयला भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब इसका एक पार्ट और आएगा चैप्टर फर्स्ट का, हम चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।